Hello everyone. Now we are going to start the items to be appear on the asset side. तो पहले हमें एसेट साइड्स के मेन हेड पता होने चाहिए और एसेट साइड के सिर्फ दो मेन हेड है, एक है नॉन करेंट एसेट्स और एक है करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट बेसिकली जिनकी ड्यूरेशन क्या होती है मोर देन 1 ईयर, और करेंट एसेट बेसिकली क्या होती है जिनकी ड्यूरेशन होती है लेस देन 1 ईयर। देन तो जब हम बात करते हैं नॉन करेंट एसेट, तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर सब हेड कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज अ फिक्स्ड एसेट एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से जब भी आपको जैसे कोई वर्ड आ गया बिल्डिंग है या फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लैंड है, तो आपने एक तो नॉन करेंट एसेट इसका क्या होगा मेन हेड होगा, क्योंकि नॉन करेंट एसेट के अंदर आते हैं फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट के अंदर आते हैं बिल्डिंग। बट फिक्स्ड एसेट्स की 4 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी वो फिक्स्ड एसेट्स है जो टेंजिबल है, दैट मीन्स दैट वी कैन सी एंड टच, जिसमें आ जाते हैं लैंड, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग, और उसके अलावा फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड बहुत बार पूछ लेते हैं। तो लाइफ स्टॉक इज़ बेसिकली जैसे कहते हैं ना घोड़ा गाड़ी के लिए घोड़ा चाहिए, तो वो जो टेंजिबल एसेट है दैट वी कैन सी एंड टच। एंड उसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो इन केस अगर आपको बोर्ड कहते हैं बिल्डिंग, उसका मेन हेड बताओ, लाइफ स्टॉक उसका मेन हेड सब हेड बताओ, तो मेन हेड विल बी नॉन करेंट एसेट, दैट यू ऑल नो दैट या तो नॉन करेंट एसेट है या करेंट एसेट है। बिल्डिंग सालों साल चलती है तो नॉन करेंट एसेट है। बट फिक्स्ड एसेट लिखते हुए साथ में आपको उसको क्या बताना पड़ेगा, इट इज़ अ टेंजिबल एसेट। तो फिक्स्ड एसेट एंड ब्रैकेट में क्या होगा, टेंजिबल। ऐसे कुछ फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, और उसमें क्या आ जाता है, जैसे इनटेंजिबल एसेट्स इज अ गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है, डिज़ाइंस हो गए, फ्रेंचाइजी हो गई, लाइसेंस हो गया, माइनिंग राइट्स हो गए एंड सो ऑन। ये बहुत आते हैं, मतलब बोर्ड में इनटेंजिबल एसेट फिक्स्ड एसेट बहुत आते हैं, मतलब गुडविल के ऊपर, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, माइनिंग राइट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इनमें से कुछ भी पूछ लिया तो व्हाट विल बी योर मेन हेड विल बी नॉन करेंट एसेट और योर सब हेड विल बी फिक्स्ड एसेट एंड ब्रैकेट में इंटेंजिबल। और ऐसे ही आते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, ये वो अगर हम बात करते हैं कि आपके जो टेंजिबल एसेट्स अगर अंडर डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या है, आप बिल्डिंग बना रहे हो लेकिन बिल्डिंग पूरी नहीं बनी है, तो जो अधूरी बिल्डिंग है उसको हम बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट टेंजिबल नहीं बोलते हैं, हम उसे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, बट ब्रैकेट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। ऐसे ही टेंजिबल एसेट्स जो अंडर डेवलपमेंट है, अभी बन रहे हैं, पूरे बने नहीं हैं, पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होते हैं, और इसमें क्या आ जाता है, जैसे आप पेटेंट की फाइल आपने लगाई है बट अभी तक पेटेंट्स नहीं है, तो आपको इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट उसे लिखना है। तो यहाँ पे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रस्ट मी कि ये जो इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स खोलोगे तो आपको ये बहुत नज़र आएंगे। बोर्ड मैक्सिमम टाइम ट्रेडमार्क हो गया या फिर गुडविल हो गई या फिर माइनिंग राइट्स हो गए, फ्रेंचाइजी हो गई, ये बहुत पूछते हैं। एंड नेक्स्ट जब हम बात करते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की, तो ये इन्वेस्टमेंट होती है जब आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स करते हो, इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के शेयर्स में करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बट इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, मोर देन 1 ईयर। वैसे तो अगर आपको ये नहीं बोला है कि ड्यूरेशन कितनी है तो हम मोर देन 1 ईयर ही एज्यूम करके चलते हो, बट अगर लेस देन 1 ईयर बोल दिया है तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट और करेंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। अगर लेस देन 1 ईयर की ड्यूरेशन बोल दी हो तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और इसके अलावा ये तो हमेशा ही करेंट इन्वेस्टमेंट्स होती है, ये जो नाम लिखे हुए हैं, लेटर ऑन वी विल रीड। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है, एंड कैपिटल एडवांसेस में वर्ड आ जाता है, अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके रख लो। एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, और सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके लिए, 1 इज़ फॉर टेलीफोन, जैसे हम कई बार देते हैं
कई बार हम कस्टम अथॉरिटीज़ को डिपॉजिट दे के आते हैं, तो वो सारे किस में आ जाते हैं आपके, दैट इज़ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जितने भी आएंगे दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। यू हैव टू लर्न कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, एंड इट्स मेन हेड विल बी नॉन करेंट एसेट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस इज अ सब हेड ऑफ द मेन हेड दैट इज अ नॉन करेंट एसेट्स। उसके अलावा आपके सामने आता है अदर नॉन करेंट एसेट, और इसमें आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल है। कल हमने जो वीडियो की थी उसमें ट्रेड पेबल थी, और ट्रेड पेबल में आते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल्स है तो उसमें डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, प्रोवाइडेड उनकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। अगर ड्यूरेशन नहीं लिखी हुई तो वो किसका पार्ट है, करेंट एसेट्स का पार्ट है। अगर ड्यूरेशन लिखी हुई है स्पेसिफिकली फॉर मोर देन 1 ईयर तो वो किसका पार्ट है आपका, दैट इज अ पार्ट ऑफ अदर नॉन करेंट एसेट। अब दूसरा मेन हेड आता है करेंट एसेट। करेंट एसेट में करेंट इन्वेस्टमेंट इज अ मेन सब हेड। इन्वेंट्रीज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इंटेंजिबल एसेट इंपॉर्टेंट है वैसे ही कई बार तो बोर्ड में ये आता है कि इन्वेंट्रीज के अंदर की कोई भी 6 आइटम्स लिख दो, ऐसा भी आता है। ट्रेड रिसीवेबल वन ऑफ द ईजीएस्ट, प्रैक्टिस करते हो जाता है। कैश इक्विवेलेंट इज़ वेरी इजी। कैश तो आपको पता है, कैश इक्विवेलेंट वो होते हैं विच आर ईजली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ईजली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो यहाँ पे करंट एक और भी है, ये भी करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो लेस देन 1 ईयर। एक है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके रख लो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ट्रेजरी बिल मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है, ये बता देते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिसे आप मार्केट में अभी जाके बेचोगे एंड दे विल बी सोल्ड आउट और कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रेजरी बिल ये अपनी बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ोगे, दैट इज़ आरबीआई इसे इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, और ये नॉर्मली 3 मंथ्स के लिए होते हैं। तो लेस देन 1 ईयर हो गया तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ द करेंट इन्वेस्टमेंट। एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, वैसे इसका अब चैप्टर कट हो चुके हैं सिलेबस से इस साल के लिए, बट रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। तो कई बार आप डिबेंचर्स को रीपे करने के लिए कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। तो जो आप DRI कर रहे हो, DRI, तो फर्स्ट इनिशियल्स लिए मैंने कि DRI, तो जो DRI है वो बेसिकली आप नॉर्मली विद इन अ ईयर ही सोल्ड आउट कर देते हो, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। इन तीनों को नोट कर लो। फिर इन्वेंट्रीज क्या होता है, स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का। आप रॉ मटेरियल आए, काम करना शुरू कर दिया, बन गया वर्क इन प्रोग्रेस। कई बार कुछ सामान अधूरा भी पड़ा होता है, बनना शुरू हो जाता है लेकिन पूरा काम नहीं हुआ है। और कुछ ऐसा सामान भी आपके बिजनेस में पड़ा होता है, स्टॉक पड़ा होता है जो फिनिश गुड्स का होता है, फिनिश गुड्स जो तैयार हो चुकी है। ऐसे ही स्टोर एंड स्पेयर्स, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, दैट इज़ अ लूज टूल। लूज टूल ट्रस्ट में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लूज टूल किसका पार्ट है, तो इन्वेंट्रीज एंड करेंट एसेट्स का पार्ट है। एंड गुड्स इन ट्रांसिट, ये कभी कभी आता है बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। गुड्स इन ट्रांसिट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज एंड करेंट एसेट। वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर 2 होते हैं, एक होते हैं डेटर्स और एक होते हैं बिल रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल आर अ पार्ट ऑफ, अगर उनकी ड्यूरेशन नहीं लिखी हुई है तो that is a part of trade receivables and current assets. Then cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent basically वो चीज़ होती है which are easily convertible into cash. तो आपके पास जो बैंक में बैलेंस है, जो आपका चेक का बैलेंस है, जो आपके पास कैश इन हैंड है, ये सारा किसका पार्ट है, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। और फिर आते हैं अदर करेंट एसेट। तो अदर करेंट एसेट्स में जो ना तो शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है, किसी को आपने लोन दिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, वो इसके अंदर पार्ट है। कुछ इन्वेंट्रीज का पार्ट है, कुछ ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, कुछ करंट इन्वेस्टमेंट, कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर दिए, दैट इज़ योर एसेट, बट दे आर नॉट फिटिंग इन एनी ऑफ द कैटेगरी, तो दे आर द पार्ट ऑफ द अदर करंट एसेट्स। देन एक्रूड इनकम, द इनकम यू हैव अर्नड बट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट, देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अदर करंट एसेट। देन एडवांस टैक्स, जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस में दे दिया है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द
अदर करेंट एसेट, देन इंटरेस्ट ड्यू ऑन द कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर होता क्या है, जब आप शेयर कैपिटल करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट लेट मी ट्राई कि आपको कुछ आए समझ। तो जब आप शेयर इशू करते हो, जैसे 10 रुपये का शेयर है, तो कई बार आप इंस्टॉलमेंट में करते हो, 2 रुपीज़ पहली इंस्टॉलमेंट, 3 रुपीज़ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, देन 2 रुपीज़, देन 3 रुपीज़। यहाँ पे तो एक शेयर के हिसाब से तो लगता है कि 10 रुपीज़ पे 2 रुपये क्यों ऐसे करें, बट नॉर्मली कुछ पर्सन 10,000 शेयर्स खरीद लेते हैं, कोई 5,000 खरीदते हैं। तो कई बार कंपनीज इंस्टॉलमेंट में शेयर्स इशू करती है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो, और कुछ शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, पहली इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, फिर दूसरी नहीं देते, या 2 दे देते हैं, तीसरी नहीं देते। तो जो कॉल आप कंपनी ने रिसीव नहीं की उसे वो कहते हैं कॉल इन एरियर, और वो उस पर इंटरेस्ट अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे रिसीव करना होता है उनको। तो वो जो बेसिकली शेयर होल्डर से इंटरेस्ट रिसीव करना होता है 5% पर एनम, तो सॉरी नाउ इट्स 10%। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये जो इंटरेस्ट है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द अदर करेंट एसेट्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न दिस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एसेट साइड के 2 मेन हेड्स है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के सब हेड्स है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करेंट एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और करेंट एसेट के सब हेड्स है, दैट इज अ करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करेंट एसेट एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। And I hope you are able to understand. If you are having any doubt, you can ask in the comment box.